ओके ओके ओके, अनम्यूट कर दिया आप लोग। यस, अर्पित, सांची, सूरत, कोई डाउट लास्ट क्लास का? यस सर, लास्ट क्वेश्चन जो हुआ था मैंने उसको सॉल्व करने का ट्राई करा, हो रहा था। अच्छा, लास्ट क्या था? मास को रिप्रेजेंट करना था इन टर्म्स ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट। यस सर। मास ही कर रहे थे ना? So in the last question हम मास को कन्वर्ट कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट कांस्टेंट। क्या लिया था मैंने? जी लिया था, एच लिया था, सी लिया था। मैं उसी ऑर्डर में सॉल्व करूंगा ना। सर हमने एम सी एच और जी लिया था। सी टू द पावर एक्स था, एच टू द पावर वाई था, और जी टू द पावर जेड था। ऐसी था? यस सर। ओके। सो जब मैं यहाँ प्रोपोर्शनली का साइन हटाऊंगा, आई विल गेट अ कांस्टेंट k, c टू द पावर x, h टू द पावर y एंड g टू द पावर z। So, अब आप यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1, k डायमेंशनलेस है, सो इट्स l1 t minus 1 to the power x. Then you have h, which is m1 l square t minus 1 to the power y. Then you have universal gravitational constant, which is m minus 1 l cube t minus 2 to the power z. सूरत, सॉल्व हो गया था ये? m1 l0 t0। ये सूरत सॉल्व हुआ था ये? नो सर, मेरा गलत आ रहा था। गलत आ रहा था। सो अगर मैं पावर्स लूं, सो दिस इज l टू द पावर x t टू द पावर माइनस x। और किसी से सॉल्व नहीं हुआ था? आयुषी, अर्पित? सर मेरा ऑलमोस्ट हो गया था, बस लास्ट में कुछ करा था, लास्ट आंसर से मैच नहीं सर हुआ। मेरी एक वैल्यू नहीं आई थी सर, 2 आ गई थी पर तीसरी गलत आ रही थी। ओके ओके ओके, चलो देखते हैं। सो m टू द पावर माइनस z, l to the power 3z, t to the power minus 2z. So on the left hand side we have this m1 l0 t0। राइट हैंड साइड में अगर मैं मास की पावर ले रहा हूँ, इट्स m to the power y and m to the power minus z। तो अगर मैं इसे ऐड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। इट्स m to the power y minus z, then we have l, it's l to the power x plus 2y plus 3z. Then you have t to the power minus x minus y and minus 2z. अब आप दोनों साइड से इक्वेट कर लीजिए। सो लेफ्ट साइड में m की पावर 1 है, m की पावर y माइनस z है, so we can write this as y minus z is equal to 1. That's first equation. L to the power 0 and it's L to the power x plus 2y plus 3z. So it's x plus 2y plus 3z is equal to 0. That's second equation. Then we have minus x minus y minus 2z is equal to 0. That is equation number 3. अब अगर मैं इसे कंपेयर करना शुरू करूं, सो देखो ये इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स हैं। पहले हम एक काम कर सकते हैं, 2 और 3 को ऐड कर कर y और z की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। एक काम करते हैं, ऐड कर देते हैं 2 और 3, add 2 and 3. So when we add 2 and 3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x plus 2y plus 3z is equal to 0. और इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, minus x minus y minus 2z is equal to 0. So see, this minus x and x will cancel out, so that's y plus z is equal to 0. इसे मैं equation 4 कहता हूँ। अब अगर आप यहाँ 1 और 4 को सॉल्व करोगे तो आपको y और z दोनों की वैल्यूज मिल जाएंगी। आप एक काम कर सकते हैं, आप ऐड कर दीजिए 1 और 4 को। सो यू विल गेट y माइनस z इज इक्वल टू 1 और आपको मिलेगा y प्लस z इज इक्वल टू 0। तो माइनस z से प्लस z कैंसिल हो गया। यू हैव
2y इज इक्वल टू 1 और आपको y मिल गया विच इज इक्वल टू हाफ। अब अगर y मिल गया, इसे मैं इक्वेशन नंबर कुछ 5 कह देता हूँ। आप y को अगर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको z भी मिल जाएगा। आप 5 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। सो y इज हाफ माइनस z इज इक्वल टू 1, तो आपको z मिल जाएगा माइनस हाफ। सो आपको y भी मिल गया और आपको z भी मिल गया। अब आसानी से हम x कैलकुलेट कर सकते हैं। y और z की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, थर्ड इक्वेशन में रख देना। एक्सक्यूज मी सर। यस सर मेरा ये वाला आंसर आ गया था, लेकिन पिछली क्लास में आपने z 3/2 बोला था, इसलिए मैं अच्छा, मैंने 3/2 बोला था। एक सेकंड, मेरा शायद x y z मैंने सही लिया है, चेंज कर दिया। यही लिया। सर z 1/2 नहीं होगा? सर 1/2 1/2 नहीं होगा? क्यों? मैंने लिखा था y माइनस z इज 1, है ना? अच्छा ठीक है। तो यस y सर, इज हाफ माइनस z, तो 1 माइनस हाफ होगा। अच्छा, अब अगर मैं 5 और 6 को अगर मैं थर्ड में रख, सो दिस इज माइनस x माइनस हाफ minus 2, z is minus half is equal to 0. So it's minus half plus 1 is equal to 0. So x कितना आया? x भी हाफ आ रहा है। Okay, एक सेकेंड, माइनस x, y is half minus half, z is minus half, तो ये प्लस 1 हो गया, तो x is half only. Okay, ये किसी का मैच कर रहा था? x half y minus x half y half z minus half। सर मेरा करा था, बस मेरे को इसी लग रहा था कि ओके सॉरी, मैंने ना मुझे बस जल्दी जल्दी मैंने कैलकुलेट करके लिख दिया था, टाइम खत्म हो रहा था शायद, इसलिए जल्दबाजी में गड़बड़ हो गई। अब बताओ अर्पित, आयुषी, सांची। सर y और x ठीक था सर, z गलत था। ओके अब आपको सिर्फ ये करना है, इसके बाद आप देखो नेक्स्ट स्टेप कैसे लिखोगे। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखते हैं ना के फर्स्ट क्या था आपका कांस्टेंट? c था, c टू द पावर x, x इज हाफ, h टू द पावर y, y is half and z is minus half, and g to the power z which is minus half। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और हो सकता है कुछ ऑथर्स ना इसे प्रॉपरली डायमेंशनल फॉर्मूले की फॉर्म में दे दे। इट्स c to the power half, h to the power half and it's g to the power minus half। हो सकता है कोई ऑथर इसको यहां तक भी छोड़ दे, तो उसको आप इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद अब सेम क्वेश्चन लेंथ के साथ आ सकता है, सेम क्वेश्चन टाइम के साथ आ सकता है। ऐसा हो सकता है वो आपसे कहे कि लेंथ को एक्सप्रेस करो सी एच और जी में, टाइम को एक्सप्रेस करो सी एच और जी में, मेथड सेम होगा, बस ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज ऑब्वियसली चेंज कर देंगे। इतना लिख लीजिए अगर कोई नोट करे। सो दिस कंप्लीट्स डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फ्रॉम माय साइड। अब एक लास्ट एप्लीकेशन रह गई है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, उसे जल्दी से वाइंड अप कर लो। सर डन। चलिए गुड, इसे भी लिख लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं सर कुछ एक और। बार सर पीछे कर देना सर। ओके ओके, लिख। यस सर, रिटन। ओके सो देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट्स कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। आपको ये पता है कि अगर आप एक क्वांटिटी को एसआई से सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मास है उसको एसआई से सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करोगे, लेंथ दी हुई है उसे आप एसआई से सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको अगर कोई बहुत जनरल शब्द मैं आपसे कहूँ, ओके फोर्स है, फोर्स को ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करो जिसमें मास को हम मिलीग्राम में मेजर करते हैं, लेंथ लेट्स से किलोमीटर में मेजर करते हैं, टाइम मिनट्स में मेजर करते हैं। फोर्स 1 न्यूटन है एसआई में, उस नए सिस्टम में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा। तो यूनिट कन्वर्जन के लिए थर्ड एप्लीकेशन बहुत काम आती है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। जल्दी से इसे वाइंड अप कर फिर एरर स्टार्ट करें। थर्ड विच इज कन्वर्जन ऑफ
one system into another. One system of unit into another. तो आप SI से CGS से CGS से SI में या कहीं भी एक दो सिस्टम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं. कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर को ऐसे कहते हैं. अब जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करोगे ना, तो इस पूरे के पीछे एक बेसिक लॉजिक है. वो लॉजिक है, जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है, यूनिट भी चेंज हो जाती है, बट ओवरऑल मैग्नीट्यूड सेम रहता है. ओवरऑल मैग्नीट्यूड सेम होने का क्या मतलब है? अगर मैं केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 1 kg इज 1000 ग्राम. SI में 1 थी न्यूमेरिकल वैल्यू, CGS में 1000 हो गई. SI में केजी था, CGS में ग्राम हो गया. न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुई, ग्राम चेंज हुआ, बट बोथ आर इक्वल. 1 kg एंड 1000 ग्राम आर इक्वल क्वांटिटीज. बिल्कुल इसी तरह से अगर आपने 1 मीटर ली लेंथ, उसे जब आप सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करोगे, इट्स 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाइए, यूनिट चेंज हो जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी, बट ओवरऑल मैग्नीट्यूड इज सेम. सो ये पूरी जो एप्लीकेशन है ये इस लॉजिक पर बेस्ड है. तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि N1 U1 is equal to its N2 U2. So what is N1? N1 is numerical value. In one Yes. system of unit. Yes, numerical value in system U1 and N2 is numerical value in system U2. तो U1 सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज N1, U2 सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज N2. और दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट सेम रहता है अक्रॉस सिस्टम्स. अब इसमें अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक बेसिक एग्जांपल से मेथड क्लियर हो जाएगा. मैं आपसे कहता हूं कन्वर्ट फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इनटू डाइन. मैं आपसे कह रहा हूं 1 न्यूटन की फोर्स है, इसे आप प्लीज डाइन में कन्वर्ट कर दीजिए. सो 1 न्यूटन इज द SI यूनिट, डाइन इज द CGS यूनिट. आपको देखना है कि जब 1 न्यूटन से डाइन में जाएगा तो 1 की जगह कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है. तो स्टार्टिंग पॉइंट यही होगा. आप ऐसे लिखोगे N1 U1 is equal to N2 U2. N1 is numerical value in first system, U1 is unit in first system which is U1, N2 is numerical value in second system, U2 is unit in second system which is time. अब आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना शुरू करो. 1 into न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला इट्स m1 l1 t minus 2, n2 n2 लिख दिया. जब आप डाइन लिखोगे तो क्या लगता है सांची, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज होगा डाइन के लिए? No sir. क्यों क्यों चेंज नहीं होगा बच्चे, क्यों सेम रहेगा? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी एक ही है. गुड, फिजिकल क्वांटिटी एक ही है. इफत आपका लास्ट लेक्चर मिस हुआ था, लेकिन उससे बहुत ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना. ये एप्लीकेशन मैंने जस्ट अभी स्टार्ट करी है. ठीक है इफत, और जस्ट इसको ना हम अभी कंप्लीट करके फिर एरर भी स्टार्ट कर लेंगे विद इन 10-15 मिनट्स. तो यहां से आप कोशिश करो, आपको समझ में आएगा. आपको डायमेंशन पता है, उसके बाद सिर्फ ये जो मैं अभी सिखा रहा हूँ यही यूज होगा, पिछला और कुछ यूज नहीं होगा. So, अब अगर मैं वैल्यूज रखना शुरू करूं. अच्छा एक बात और बताओ अर्पित, लेफ्ट साइड वाला मास और राइट साइड वाला मास क्या दोनों सेम मासेस हैं? यस सर. लेफ्ट साइड वाला मास और राइट साइड वाला मास दोनों मासेस सेम है या कुछ फर्क है? सर मास तो सर दोनों साइड पे सेम है. सेम है. अच्छा, यस सर. ऐसा नहीं हो रहा कि लेफ्ट में जो मास है वो SI में है और राइट में जो मास है वो CGS में है ना ऐसा? तो सर मास पर वो सर फिजिकल क्वांटिटी तो सर सेम है, तो सर मास हाँ. भी सेम रहेगा. इसमें ना हम यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यूनिट कन्वर्ट करने की वजह से मास की वैल्यू चेंज हो रही. मास सेम है, लेकिन लेफ्ट में जो मास है वो SI में है और राइट में जो मास है वो CGS में है. तो बट इसकी सर अगर वजह मेरे से पास 1 kg वेट है और 1000 ग्राम वेट है, तो बात तो सेम ही हुई ना. हाँ, लेकिन मुझे कहीं ये लिखना पड़ेगा ना कि एक जगह केजी एक जगह ग्राम है.
ये मेंशन करना होगा ना कि एक तरफ केजी एक तरफ ग्राम है, तो यहाँ मैं लिखूंगा m1 मींस ये केजी है, L1 की ये मीटर है और ये सेंटीमीटर, और सॉरी ये सेकेंड्स है, m2 ग्राम है, L2 मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर है, T2 सेकेंड्स है। तो मैं सिर्फ ये मेंशन कर रहा हूँ कि लेफ्ट में जो m1 है ना वो m1 1 kg है, और राइट में जो m2 आ रहा है वो m2 कितना है 1 ग्राम। एक चीज और सुन लीजिए, जब मैं कहता हूँ SI यूनिट, मास की यूनिट कितनी है केजी, कितने केजी 1 kg। SI में मास 10 kg नहीं होता, m जब आप लोगे दैट्स 1 kg, लेंथ कितनी है 1 मीटर, टाइम कितना है 1 सेकेंड। ऐसे ही मैंने L1 लिखा दैट्स 1 मीटर, L2 लिखा दैट्स 1 सेंटीमीटर, T1 लिखा दैट्स 1 सेकेंड, T2 लिखा दैट्स 1 सेकेंड। ये सब है आपका। अब आप एक काम कर सकते हैं, आप यहां से N2 बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप N2 कैलकुलेट करेंगे तो देखिए N2 होगा क्या, N2 होगा m1 by m2 to the power 1, it will be L1 by L2 का power 1, it's T1 by T2 की power -2। आप वैल्यूज रखना शुरू कर दीजिए सबकी। यहां तक क्लियर है, बताओ मुझे यहां तक। एक्सक्यूज मी सर, यस यस, तो जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो फिर हमें ये सपोज करना होगा कि हमने m1 1 kg लिया है, m2 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये ठीक दोनों चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी कैलकुलेशन इस पर डिपेंड करती है। ये आपने गलत ले लिया तो सब चेंज हो जाएगा। Sir, do we have to mention this in every question? You can, like, for objectives you can start from here, for objectives you can start from here, but for subjective question जो आपके स्कूल में एग्जाम्स होंगे उसके लिए आपको सब कुछ लिखना होगा, स्टेप वाइज मार्किंग। तो जैसे हम लिखते हैं लेट m1 be 1 kg, तो वैसे हाँ ऐसे ऐसे लिखते हैं। अब इसमें एक चीज और आएगी बच्चे, कि हमेशा ना ये 1 kg और 1 ग्राम नहीं होगा। ये वाला जो सेकंड वाला पोर्शन है ना, यहां से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। न्यूमेरिकल को टफ यहीं से किया जाता है। ऐसे हो सकता है कि वो आपसे कहेगा कि न्यूटन को ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करो जिसमें मास को 10 मिलीग्राम में मेजर करते हैं, तो M2 बताओगे कितना हो जाएगा सूरत? Sir, M2 what? आई एम सेइंग कि इस फोर्स को, न्यूटन को ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करो जिस सिस्टम में मास की यूनिट 10 मिलीग्राम है। तो आप मास की जगह क्या यूज करोगे, M2 की जगह क्या यूज करोगे? मीटर। हाँ, Ten. मास इज 10 मिलीग्राम, सो विल यूज 10 मिलीग्राम, है ना। 10 milligrams. अगर मैं कह रहा हूँ लेंथ है 100 mm, तो आप L2 कितना यूज करोगे, 100 mm। Yes, sir. मैं आपसे कहता हूँ टाइम मेजर करते हैं मिनट्स में, तो आप T2 की जगह क्या यूज करोगे, मिनट्स यूज करोगे। तो वहां से फर्क आ जाएगा, इसीलिए इसको लिखना जरूरी हो जाता है। न्यूमेरिकल इस पर डिपेंड करेगा कि ये वैल्यूज क्या है। अभी अभी एक दो एग्जांपल्स में चीज और क्लियर होगी। अब आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज रखनी है। M1 कितना था, M1 था 1 kg। M2 कितना था, M2 था 1 ग्राम टू द पावर 1। L1 कितना है 1 मीटर, L2 कितना है 1 सेंटीमीटर टू द पावर 1। How much is T1? That's 1 second. What about T2? That's 1 second to the power -2 is equal to N2. Now we can write this 1 kg as 1000 gram. I can write that this 1 kg is equal to 1000 gram divided by 1 gram to the power 1. Next, we can write this 1 meter as 100 centimeter. It's 100 centimeter divided by 1 centimeter to the power 1. 1 second is 1 second. अब एक चीज और है, देखिए, it's your choice. Like you can convert kg into gram, or if you want, you can convert gram into kg. That doesn't matter. एक ही बात है, आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट करके देख लो, 1000 से डिवाइड करोगे 1000 ऊपर चला जाएगा, योर रिजल्ट विल रिमेन सेम। ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया, बट ये जरूरी नहीं है। इफ यू वांट यू कैन कन्वर्ट ग्राम इनटू केजी। व्हेन यू कन्वर्ट ग्राम इनटू केजी, यू डिवाइड इट बाय 1000, दिस 1000 विल गो टू न्यूमरेटर, द सेम रिजल्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, which is equal to N2 now. 1000, 100 into 1 to the power -2 is equal to N2. Now 1 to the power, any power is 1, so it's 1 only.
into 100 is equal to n2. So 10 raised to the power 5 is 8. So this is the value of n2, that your n2 is 10 raised power 5 now. तो आप फाइनल रिजल्ट ऐसे लिख सकते हो, how much is 1 Newton? 1 Newton is 10 raised to the power 5 down. बताइए, क्लियर है ये? अपित, सांची, आयुषी? यस सर। यस सर। अब इसमें डाउट्स पूछना शुरू करो। देखो पहला न्यूमेरिकल था, मेथड सिखाने के लिए था, अब आप डाउट्स पूछना शुरू कीजिए। सर डायमेंशनल अगर आरएचएस और एलएचएस में सेम है तो हमेशा पावर सेम ही रहेगी ना, जैसे जब हमने डिवाइड करा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस में फिजिकल क्वांटिटी तो सेम है ना। एलएचएस में और आरएचएस में फिजिकल क्वांटिटी तो सेम है ना, दोनों साइड फोर्स है तो डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। तो फिर बस ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करना। ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करना। और पूछो, मतलब अगर दिमाग ऐसे नहीं चलता ना क्वेश्चंस में, तो ऐसे सोचा करो कि ये जो सामने टीचर बैठे हैं इसकी कमियां निकालनी है, तो शायद दिमाग ज्यादा चले। डिस्कस कीजिए इस चीज को, जितना ज्यादा आप इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आगे के न्यूमेरिकल्स में कॉम्प्लिकेशंस आपको कम लगेंगे। कॉन्सेप्ट यही है, बस इसे कॉम्प्लिकेटेड करेगा और कुछ नहीं है। और जितनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं आप सोच सकते हैं, आपका दिमाग मुझसे या किसी ऑथर से ज्यादा चलता है, इस एज में दिमाग बहुत तेज चलता है। सर एसआई यूनिट भी चेंज करने को मिलती है? हाँ, अब एसआई यूनिट चेंज करने को मींस कैसे? जैसे मींस लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, कि वो आपको राइट वाला दे दे और लेफ्ट में बोले? यस सर। हाँ कर सकता है, सीजीएस से एसआई कर सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जरूरी नहीं कि हमेशा एसआई और सीजीएस के बीच में हो, ये कुछ भी हो सकता है। एक नोन सिस्टम होगा, एक अननोन सिस्टम होगा। वो नोन सिस्टम कुछ भी हो सकता है, अननोन कुछ भी हो सकता Sir, could you please switch to the first slide? है। यस 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 यस, दिस वन? Sir, no. ओके, Sir, the previous one. दिस वन? Yes, sir. Thank you, sir. और डाउट्स इसमें? इफत? देखिए आप लोग के पास जो कॉम्बिनेशन है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उसमें और हिस्ट्री में डिफरेंस होता है। हिस्ट्री में चीजों के रीजंस नहीं होते कि भाई किसी एक किंग की डेट ऑफ बर्थ क्या थी, क्यों थी, और क्या होता है ना, आपको सिर्फ याद करना है। बट फिजिक्स में रीजंस है, और इन्हीं रीजंस की वजह से यहाँ न्यूमेरिकल्स में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। चलिए रब कर दूं इसे? हाँ ना, कुछ तो बता करो। Yes, sir. और देखो शुरू के लेक्चर्स ना थोड़े से मेरे स्लो होते हैं, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा स्पीड बढ़ती चली जाएगी। रीजन सिर्फ ये है कि मैं चाहता हूँ कि शुरू के लेक्चर्स में आपके दिमाग को आदत पड़ जाए सोचने की, आप क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दें, और एक बार आप कर देंगे तो फिर मैं बहुत तेजी से जा सकता हूँ। मेरी स्पीड ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कितनी तेजी से खत्म कर रहे हैं। और शुरू के लेक्चर्स में सिखाना होता है। चलो एक काम करते हैं, एक और न्यूमेरिकल मुझे देना था, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं एक और स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रहा हूँ एसआई से सीजीएस में, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको मेथड आ गया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कन्वर्ट एनर्जी ऑफ 10 जूल इनटू अर्क। चलो बहुत सिंपल दिया मैंने आपको, 10 जूल की एनर्जी अर्क में कन्वर्ट करना है, फिर से एसआई से सीजीएस में करना है। जल्दी से कर दो, हार्डली 2 मिनट लगने चाहिए तुमको। इफत इसे सॉल्व करना, जहां अटको वहां दोबारा पूछना मुझसे। मेथड वही है जो आपने लास्ट में सीखा था, बहुत माइनर सा चेंज आएगा कहीं। आई एम श्योर 5 मिनट आप लोगों के लिए बहुत होंगे, 2 मिनट बहुत होंगे इसके लिए।
आया कुछ आंसर? देखो 1 मिनट हो गया, 1 मिनट और रह गया। सूरत इतना टाइम? मैं सॉल्व करना शुरू करूं? तुम लोगों को नहीं आया ना? अर्पित हो रहा है सॉल्व? ओके। अर्पित कुछ गड़बड़ है, चेक करो, कहीं कुछ गड़बड़ मारी तुम। छोटी सी गड़बड़ है लेकिन गड़बड़ है। आयुषी? एक्सक्यूज मी सर। ये अर्पित। सर हम ऊपर नीचे किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना सर, बिल्कुल कॉम्प्लीकेट बिल्कुल में तो बिल्कुल कोई। बिल्कुल बिल्कुल, बट आप शायद इस 10 को भूल गए। आप ना इस 10 को भूल गए। ओके यस सर। आयुषी कुछ गड़बड़ है। आयुषी थोड़ी सी गड़बड़ है, चेक करो एक बार, थोड़ी सी गड़बड़ है, ज्यादा नहीं है। सांची, सूरत, इफत? सर मैंने भेज दिया। आपने भेज दिया? अरे यार एक तो ना मुझे होस्ट होना चाहिए हमेशा। रुको मैं होस्ट बन रहा हूं। सो आई एम द होस्ट नाउ। होस्ट को भेजिएगा प्लीज, वो आपने ना एक सेकंड, रिक्लेम होस्ट, यस आई एम द होस्ट नाउ। एक बार और प्लीज भेज दो मुझे। आयुषी का आया है, अर्पित का आया है, और बाकी लोगों का नहीं आया। सूरत, सांची और इफत, मुझे तीनों भेज दीजिए। सांची का आ गया। सांची कुछ गड़बड़ है बचे। देखिए सुनिए, N1 is 10, U1 is जूल। सूरत का नहीं आया आंसर, सांची का भी गड़बड़ है, आयुषी का भी गड़बड़ है। जहां गड़बड़ है देखिए यहाँ और मुझे बताइएगा किस स्टेप में आपको प्रॉब्लम है। N1 U1 is N2 U2, N1 is 10, जूल is M1, L square T minus 2, N2 is N2। देखिए अर्ग भी तो एनर्जी है। नहीं सूरत, अभी गड़बड़ है। M1 L square T minus 2। लेफ्ट में 1 1 1 जा रहा है, 1 1 सब SI में। राइट में 2 2 2 सब CGS में। तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो M1 होगा ना, दिस M1 is 1 kg, this L1 is 1 meter, this T1 is 1 second, M2 is 1 gram, L2 is 1 centimeter, T2 is 1 seconds। आप यहां से N2 लिख लीजिए। N2 is M1 over M2 to the power 1, then it's L1 over L2 का square, it's T1 by T2 to the power minus 2। So देखिए M1 कितना है, it's 1 kg, L2 कितना है 1 ग्राम to the power 1, L1 कितना है 1 मीटर, L2 कितना है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, T1 कितना है 1 सेकेंड्स, 1 seconds to the power minus 2 is equal to 8। अब आप वैल्यूज रख दीजिए। 1 kg कितना है 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम टू द पावर 1।
1 मीटर को आप लिख दीजिए 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, and it's 1 seconds over 1 seconds to the power -2 is into. So this gram will cancel gram. So this is 1000. Centimeter will centimeter square. 100 square is 4 zeros. 1 by 1 is 1. This is equal to 8. और देखो मैं भी ना अर्पित की तरह एक जीरो भूल गया। ये इससे मेरा भी सेम वही गलती हुई। So ये आ गया 4 5 6 7 8। अरे ठीक तो था आयुषी का, सॉरी। सर मैंने भी वही भेजा था। हाँ आयुषी का सही तो था। यस आयुषी का सही था बिल्कुल। सर मेरा भी सही था। और किसका सही था? सूरत का, हाँ सूरत का भी सही था। सूरत का भी सही था। So 10 joule is 10 raised to the power 8 अर्क। अब बताओ सबका क्लियर है? सांची तुम क्या गड़बड़ कर रही थी? कुछ तो ब्लेंडर मारा था सांची ने। सर मैंने स्क्वायर को 2 लिख दिया। वाह भाई मैं सोच रहा था 2 कहाँ से आ गया। पावर तो समझ में आती है, मेरे गड़बड़ होती है। और इफ़त ने सॉल्व नहीं किया। इफ़त चलिए आप नेक्स्ट सेक्शन से करिएगा। इफ़त इजी है, कॉन्फिडेंस मत लूज करोगी। एक क्लास मिस हुई है, नहीं होगा ये। 1 जूल इज 10 रेज पावर 8 अर्क। चलो गुड, इसको लिख लीजिए इन केस नहीं हुआ था। फिर नेक्स्ट सेक्शन करते हैं। इसमें 2 न्यूमेरिकल्स 3 न्यूमेरिकल्स और करेंगे। अब धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाता है। सर जो ये 1000 into 1000 होता है, ये तो हम मतलब सारे कन्वर्जन में आता है लास्ट में। ये किस में आता है? तो जैसे ये भी सॉल्व करके 1000 into 1000 लास्ट में आ रहा है, और पिछले वाले क्वेश्चन में भी आया था, तो क्या ये सब में आता है? नहीं वो डिपेंड करता है बच्चे की ना किस में कन्वर्ट करें। अभी तो मैं आपको दे ही रहा हूँ कि ऐसा ऐसे सीजीएस में, इसलिए बार बार 1000 आ रहा है। लेकिन हो सकता है मैं आपको किसी और में कन्वर्ट कराऊं तो 1000 ना दिखे। लास्ट वाले में और इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि लास्ट वाले में ना ये पावर नहीं दी थी मैंने कुछ, सिर्फ ये फर्क आ रहा था। यहाँ पावर दी हुई है। ओके चलो एक क्वेश्चन और देखते, एक और करो। चलो थोड़ा सा अब घुमाते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पावर ऑफ लेट्स से 60 जूल पर मिनट, और एक कन्वर्ट है, कन्वर्ट पावर ऑफ 60 जूल पर मिनट इनटू अ सिस्टम where सर into a system where mass is 10, चलो कुछ ऐसा बना, अजीब सा बनाते हैं, मिलीग्राम। ठीक है, कुछ नॉन कन्वेंशनल सा बनाते हैं। और लेंथ किस में मेजर करोगे? सेंटीमीटर तो बहुत कर लिया, लेंथ इज 100 mm लिख देता है। और टाइम सेकंड्स में तो अब तक मेजर कर रहे हैं, टाइम को मिनट में मेजर कर देता है। अच्छा सांची अब मुझे बताओ, ये जो सिस्टम है 10 मिलीग्राम 100 mm 1 मिनट, क्या ये सीजीएस है? सर ये नहीं नो सर, सीजीएस नहीं है ना, No, कोई sir. कोई रैंडम सिस्टम है, इट्स नॉट अ सीजीएस सिस्टम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अब बस इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये जो अभी लिखा हुआ है ना, इसको मैं यूज कर कर कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकता। और ये ओपन क्वेश्चन है सबके लिए। कोई बताएगा मुझे क्या प्रॉब्लम है इसमें 60 जूल पर मिनट में? एक बड़ी प्रॉब्लम है इसमें, मैं अभी इसे यूज नहीं कर सकता, N1 नहीं लिख सकता इसमें। सोचो मिला है किसी को क्या प्रॉब्लम है यहाँ? से ऐसा यूनिट नहीं है। हाँ ये मिक्सचर है। देखो जूल इज द एसआई यूनिट, लेकिन मिनट नॉन एसआई यूनिट है, मिक्सचर है, ना एसआई है ना नॉन एसआई। इससे हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब या तो जिस सिस्टम से आप कन्वर्ट कर रहे हो ना, वो आपको पता हो कि वो है क्या। अगर मैं जूल ले रहा हूँ तो टाइम किस में मेजर कर रहा हूँ जब मैं जूल लिखता हूँ? बता दो सब। सेकंड। सेकेंड्स में। बट यहाँ मिनट भी आ गया। अब ये कंफ्यूजन होगी कि मैं टाइम को लिखूं क्या, मिनट लिखूं या सेकेंड्स लिखूं। तो अभी ये जो 60 जूल पर मिनट है ना, पावर ऑफ 60 जूल पर मिनट, ये अभी आप सॉल्व नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसकी प्रॉब्लम से बचने के लिए आप क्या करो, 60 जूल है पर मिनट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 1 मिनट।
तो इसमें सबसे आसान तरीका ये है कि इसे आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर लीजिए, 60 जूल बाय 60 सेकंड्स, कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा 1 जूल पर सेकंड इज द पावर. So the power is 1 joule per second now. That's the power of the system. इसे हम ऐसे लिख सकते हैं. अब स्टार्ट कर सकते हैं. देखो जूल पर सेकंड कर दिया ना, अब तो प्रॉपर ऐसा है. N1U1 is equal to N2U2. इस न्यूमेरिकल के साथ ऐसा करते हैं, आधा आधा सॉल्व करते हैं. आधा मैं सॉल्व करूंगा, फिर बाकी आप करोगे. N1 is 1, U1 is power, and the formula for power is energy by time. So we can guess its dimensional formula. It's M1 L2 T minus 3. It's energy divided by time. So T minus 2 by T, तो T minus 3 हो जाएगा. देखो मुझे N2 तो पता ही नहीं है क्या है, but I know U2. M1 L square T minus 3 now. 1 1 1 2 2 2 हो जाएगा. लेफ्ट में तो ऐसा है, तो M1 है 1 kg, L1 है 1 मीटर, T1 है 1 सेकेंड्स. बट राइट साइड बहुत बिगड़ा हुआ है. M2 कितना है? M2 है 10 मिलीग्राम, L2 है 100 मिलीमीटर, T2 है 1 मिनट. अब आप चाहें तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं. आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 मिलीग्राम जो होगा ना, वो 1 मिलीग्राम होगा 10 रेज टू द पावर -6 kg. और आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 kg जो है दैट्स 10 रेज पावर 6 मिलीग्राम. आपको जैसे समझ में आए वैसे आप कन्वर्ट कर लीजिए. 1 मीटर जो होता है दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर. करिए, अब इसके आगे आप सॉल्व करेंगे. करिए सॉल्व, मुझे बताइए. आरएचएस में एसआई यूनिट ही रहेंगे ना? एलएचएस. हाँ एलएचएस में. हाँ, क्योंकि 60 जूल पर सेकंड आया ना, एसआई तो है, इसीलिए एसआई ले रहे हैं. मैं फिर कह रहा हूँ, जरूरी नहीं कि हमेशा एलएचएस में एसआई हो. एलएचएस में हो सकता है सीजीएस भी हो सकता है. आपके पास असाइनमेंट में एक क्वेश्चन आए सीजीएस भी. मुझे N2 चाहिए, जल्दी कैलकुलेट करो, बताओ मुझे N2 कितना आ रहा है.
आयुषी का कुछ आंसर आया। ओके आयुषी, कुछ ठीक लग रहा है। और आंसर्स? सूरत भाई, मैं उस होस्ट हूँ, होस्ट को मैसेज करना, आई एम द होस्ट। वैसे तो मैं ही हूँ अभी बस। अर्पित का आया। ओके अर्पित, कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं हो रहा अब आप लोगों से, मैं सॉल्व करूं। सो देखिए, सूरत का भी आया, सूरत का भी मुझे कुछ कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। अच्छा पावर, सूरत इस पावर को सॉल्व कीजिए। 0.0 जो पावर -3 आपने लिखा है दैट सॉल्वेबल, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। सो ये आएगा m1 by m2 to the power 1, l1 by l2 to the power 2। सांची, हाँ सांची कुछ ठीक लग रहा है। t1 by t2 to the power -3। सो देखिए 1 into m1 जब आप लिखोगे, m1 is 1 kg, m2 is 1 gram to the power 1। अब देखते हैं एग्जैक्टली किसका सही है। सॉरी नॉट 1 ग्राम, m2 कितना गिवन है? m2 गिवन है 10 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम। L1 is 1 मीटर, L2 देखो, L2 कितना है? 100 mm, 100 mm स्क्वायर। T1 is 1 second, T2 given है 1 minute to the power -3। now conversion कीजिए, 1 kg is 10 raised power 6 milligram, so this is 10 raised to the power 6 milligram over it's 10 milligram to the power 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। Then it's 1 meter, 1 meter means 1000 mm divided by 100 mm का square। 1 second, 1 minute is 60 seconds to the power -3 is equal to n। So mm will cancel this mm, seconds will cancel this seconds, 10 raised power 6 by 10, 10 raised power 5 हो गया, 1000 by 100 is 10, 10 square is 10 raised power 2 हो गया। ये आ गया, यहां से प्रॉब्लम होती है, मतलब कुछ लोग जो गलत कर रहे हैं वो यहां से कर रहे हैं। 1 by 60 to the power -3 is into, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना लो ना, क्यों परेशान हो रहे हो उसमें? इनवर्स कर दो, 10 raised power 5 into 10 raised power 2 into its 60 by 1 cube is equal to n2। So you have 10 raised to the power 7 into, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 216000 is n2। तो आपको क्या मिल गया? You get 216 into 10 raised to the power 10 is n2। और आप इसको क्या लिख सकते हो? आप ऐसे लिख सकते हो 2.16 into 10 raised power, वैसे आपकी चॉइस है, आप यहाँ भी छोड़ सकते थे इस पर। इट्स इट। सो ये शायद आयुषी का आ रहा था, आयुषी का एग्जैक्ट मेरा सही भी, था। मेरा भी, बस और मैंने आपके किसका आया? सॉल्व किया था। अर्पित ने देखो पावर 3 नहीं करी थी। सूरत का भी ऐसी कुछ आ रहा था, लेकिन सूरत ने क्यूब पावर -3 नहीं करी थी। तो मैंने इसको आगे सॉल्व नहीं करा था, मेरा भी सेम है। सांची का भी यही आ रहा था, सांची ने क्यूब सॉल्व नहीं किया था बस। सो ये मतलब ये भी कर सकता है कि आपको सीजीएस की जगह कोई नया सिस्टम बना देगा। अर्पित क्लियर हुआ? यस सर। अर्पित मुझे बताओ, ये छोटी छोटी मिस्टेक करना कब बंद करोगे? क्यूब नहीं करा था ना?
यस सर, वही क्यूब रह गया था। So you can write this 1 joule per second is 2.16 into 10 raised to the power 12 न्यू यूनिट। कोई नाम ही नहीं है इस यूनिट का, नई यूनिट होगी, सीजीएस तो है नहीं है। सो एक ऐसा आता है, मतलब ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको दिए जा सकते हैं एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम्स में, एंट्रेंसेस में नहीं। नीट के लिए तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर से बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं बन पाते, एक्सट्रीम ऐसा कुछ बन जाता है। एक और टाइप का क्वेश्चन होता है लास्ट क्वेश्चन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डिस्कस करते हैं, देन वी विल स्टार्ट विद एरर। ये लिख लीजिए आप। Sir, noted. ओके, नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा ये आप सॉल्व। सर यस यस कैन यू यस प्लीज यस टर्न ऑफ प्लीज? यस यस। यस सर, डन। Next question. So the next question says that SI unit of force, not SI, unit of force is, let's say, 100 Newton. Velocity is 10 meter per second. And time is 10 seconds. ये given है. Calculate unit of mass, length and time. So देखो टाइम तो उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, टाइम कितना है 10 सेकेंड्स। वो कह रहा है मास और लेंथ क्या होगा, अगर फोर्स 100 न्यूटन है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और टाइम 10 सेकेंड्स। सो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जैक्टली किसी भी एप्लीकेशन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। आप इसको ऐसे स्टार्ट करोगे, फोर्स को आप लिख सकते हो ना, इट्स m1 l1 t minus 2 is equal to 100 न्यूटन। दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं L1 t minus 1 is 10 meter per second. That's equation number 2. आप टाइम को लिख सकते हैं it's t1 and this is 10 seconds. ये तो मेरा हिंट है जो मैंने आपको दिया। आप इसको ऐसे यूज करो कि आपको तीन इक्वेशंस दी है मास, लेंथ और टाइम में। एक ये रही इक्वेशन जिसमें ml और t मल्टीप्लाई हो रहा है 100 है, या L और T मल्टीप्लाई हो रहा है 10 है, और T की वैल्यू दी हुई है। इन तीन इक्वेशन से ML और T चाहिए, और हिंट चाहिए तो यार यहाँ से T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ना, L आ जाएगा। L और T यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, M आ जाएगा। करिए सॉल्व, मुझे आंसर्स बताइए क्या है। और कहीं मेरी हेल्प चाहिए तो बताना, और अब कोशिश करना कोई गड़बड़ ना हो सबसे। सर हमको क्या कैलकुलेट करना है? विद M और L की वैल्यू, द वैल्यू लिखा है ना, यूनिट ऑफ मास मींस M कितना है, व्हाट इज M, L कितना है, लेंथ कितनी है। ठीक है, अगर हमने जो पावर वही रहेगी अगर हम उसे 10 सेकंड से सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाँ पावर वही रहेगी बिल्कुल। इंस्टेड ऑफ T आप 10 रखोगे तो पावर -2 -1 रहेगी। सूरत का कुछ आंसर
ओके सूरत, क्या है आपका 1? नो सूरत, सूरत पावर 1 नहीं है, पावर -1 है। देखो तुम बार बार ना नेगेटिव पावर के साथ गड़बड़ कर रहे हो। पावर इज -1 नॉट 1। चेक कीजिए दोबारा, 1 नहीं आएगा। जो मिस्टेक आप वहां करेंगे ना, माइनस पावर छोड़ दिया था, उसी फिर उसी तरह की कुछ आप मिस्टेक करेंगे। टेक योर टाइम, बहुत जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। अभी एक हफ्ते के बाद वो टाइम आएगा जब बहुत तेज भागेंगे। सो M1 L1 साथ में आ रहा है, हम्म। अलग अलग नहीं मतलब। अलग अलग नहीं आ रहा। चलो मैं सॉल्व, किसी से नहीं हो रहा, अब मैं सॉल्व करूं। सूरत ने किया लेकिन सूरत ने गड़बड़ करी है। आयुषी, सांची, यस सूरत, गुड, अब सही है। अर्पित, चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप एक काम करो, देखो बहुत इजी है। 3 को 2 में रख दो, टाइम को 2 में रख दो, तो देखो लेंथ आ जाएगा। अगर मैं 2 में रखता हूँ, इट्स L1 L to the power 1, T is 10 seconds, huh? It's 10 seconds to the power -1, which is equal to 10. So you have L to the power 1 by 10 is equal to 10. So you have L1 equal to 100. ये सूरत का मैच कर रहा था। अब आप M के लिए क्या करोगे, इन वैल्यूज को 1 में रख दो, इसे उठाओ। और मुझे डाउट्स बताओ। सो दोनों सेम है, M1 और L1। ओके, चलिए चेक करते हैं अभी। बस सूरत का आंसर आया है। सांची, आयुषी, अच्छा देखिए, सो अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ यार, सो दिस इज M to the power 1, then it's L to the power 1. How much is L? L is 100 to the power 1. Then time is 10 seconds to the power -2. That is equal to 100. Divide
डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, सो वो लिख लिया था आपने, मुझे फिर से रिपीट करना है? लिख लिया था। लिख लिया था, ओके। सो दैट कंप्लीट्स डायमेंशनल एनालिसिस। अब इन डायमेंशनल एनालिसिस बस एक लास्ट है, आप some limitations of dimensional analysis. Limitations of dimensional analysis. So आज एक लास्ट असाइनमेंट में शेयर कर रहा हूँ डायमेंशनल एनालिसिस का, उसमें थोड़े से टफ क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको प्रॉब्लम आती है वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो ये आपको होमवर्क होगा, मैं बस आपको बता रहा हूँ क्या क्या पॉसिबल लिमिटेशंस है। वैसे आपने पूरा डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ लिया, आपके अकॉर्डिंग क्या क्या लिमिटेशंस है डायमेंशनल एनालिसिस की? यस, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस? कोई नहीं बताएगा? It doesn't prove the numerical value. Like dimensionless Derivation. constants के लिए कुछ पता नहीं चलेगा। We can't calculate dimensionless constants using dimensional analysis. दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? वेक्टर और स्केलर फॉर्मूला दोबारा सांची। जो कि फॉर्मूला भी उस पे डिपेंड हाँ, फॉर्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है, राइट, बिल्कुल। कांस्टेंट की वजह से अगर डिफरेंस आ रहा है तो पता नहीं चलेगा। तीसरा ये नहीं बताता कि स्केलर है या वेक्टर है, लाइक स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज डायरेक्शन है या नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस और भी होता है, वो डिफरेंस ये है कि अगर मैं आपको ना ऐसे लिख रहा हूं कि फोर्स 4 क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, ए बी सी डी, तो आप डायमेंशनली से डिराइव नहीं कर सकते। आप डायमेंशनली डिराइव तभी कर सकते हैं जब ये 3 क्वांटिटीज पर डिपेंड करेगा। मोर देन 3 डायमेंशनल एनालिसिस से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा इशू आता है डायमेंशनल एनालिसिस से फॉर्मूला डिराइव करने में, कि एटमोस्ट 3 पर डिपेंड करना चाहिए। डिपेंडेंसी 4 पर होगी देन वी कांट डिराइव यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो मैं आज कुछ और एग्जांपल न्यूमेरिकल्स आपके साथ शेयर करूंगा जिसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दैट कंप्लीट्स डायमेंशनल एनालिसिस। ये आपको होमवर्क है, लिमिटेशन एनसीईआरटी खोलिए, जितनी लिमिटेशंस मैं आपको बता रहा हूँ सारी स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई। ओके, आफ्टर डायमेंशनल एनालिसिस द थर्ड चैप्टर इज एरर एनालिसिस। देखिए, ये जो एरर एनालिसिस है, पहले समझो एरर को फिजिक्स में कैलकुलेट करने की जरूरत क्या होती है। जब भी आप कोई मेजरमेंट लोगे, किसी भी तरह का आप मेजरमेंट लो, आप लेंथ मेजर कीजिए, आप मास मेजर कीजिए, कोई भी आप मेजरमेंट ले रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ एरर जरूर होगा। कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो आपके कंट्रोल में ही नहीं होंगे और उन फैक्टर्स की वजह से एरर आ रहा हो। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके कंट्रोल में हो सकते हैं। जैसे आप ही कुछ प्रॉब्लम कर रहे थे इंस्ट्रूमेंट के साथ, आप वो प्रॉब्लम दूर कर दीजिए, आपकी क्वांटिटी ठीक हो जाएगी। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइक एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर में वेरिएशन हो सकता है जो आप कंट्रोल नहीं कर पाओ। प्रेशर में कुछ वेरिएशन हो सकता है जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट में चेंज आ जाए, आप वो वेरिएशन कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो एरर आने के एक एक्सपेरिमेंट में बहुत चांसेस होते हैं, और इनफैक्ट फैक्ट तो ये है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट एरर फ्री नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता उसमें एरर ना हो, कुछ ना कुछ एरर्स जरूर हो। यस, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, बहुत टाइप के एरर्स हो। तो इसीलिए फिजिक्स में एक अलग से ब्रांच है एरर एनालिसिस, जो सिर्फ इसीलिए काम आती है कि आप एरर कैलकुलेट कीजिए और उसे रिपोर्ट करिए। एरर एनालिसिस फिजिक्स में कम, हम थ्योरेटिकल फिजिक्स में कम, एक्सपेरिमेंट में ज्यादा यूज करते हैं। अभी तो स्कूल्स रीओपन जब भी होंगे और आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे तब आप एरर एनालिसिस ज्यादा यूज करेंगे। बट एरर एनालिसिस आपके एंट्रेंसेस के लिए बहुत काम की चीज है। एक क्वेश्चन एरर एनालिसिस से आने के बहुत चांसेस होते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग एरर एनालिसिस ना मैं हमेशा यहां से स्टार्ट करता हूं, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। शायद डे टू डे लैंग्वेज में एक्यूरेट और प्रिसाइज एक ही चीज को कहते हैं।
बट जब हम एरर एनालिसिस पढ़ते हैं तो एक्यूरेसी और प्रिसिशन दो बिल्कुल अलग अलग चीज है। तो ये समझने की कोशिश कीजिए एक्यूरेसी और प्रिसिशन में डिफरेंस क्या होता है। जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो दो तरह की वैल्यूज होती है, एक मेजर्ड वैल्यू होती है जो आप मेजर कर रहे हो, एक और उस मेजर्ड वैल्यू को ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी कहते हैं, और एक ट्रू वैल्यू होती है लाइक एग्जैक्ट वैल्यू। ट्रू वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू कितना एक दूसरे से क्लोज है वो एक्यूरेसी मेजर करता है। एग्जाम्पल समझिएगा, उसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। मान लीजिए एक रॉड है। measured value और observed value में क्या difference है? नहीं, मेजर्ड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू एक ही चीज है। मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में डिफरेंस है, एग्जैक्ट वैल्यू। तो जैसे एक रॉड है, ट्रू लेंथ ऑफ रॉड, हाँ एक रॉड है उसकी ट्रू लेंथ देखिए, एक रॉड की ट्रू लेंथ है, लेट्स से दैट लेंथ इज 1.5 मीटर। इसे आप कहेंगे कि ये ट्रू वैल्यू। When I'm saying true value, this is exact value of the length of the wire is 1.5 meter. आप उसे measure करते हैं, measured value of length. और जब आप measured value लेते हो तो आपकी measured value आ जाती है, let's say that measured value is, measured value भी आप कह सकते हो, आप चाहो तो कुछ टेक्स्ट बुक्स इसे observed value भी कहेंगे। observed value आ जाती है 1.4 मीटर। तो ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस एक्यूरेसी बताएगा। जितना कम डिफरेंस होगा एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। लाइक इंस्टेड ऑफ 1.4 अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1.3 है, डिफरेंस बढ़ गया ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में, मींस एक्यूरेसी कम हो गई। जितना कम डिफरेंस होगा ट्रू वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में, एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। मैं आपको अगर एक और एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक वायर है, उसकी ट्रू वैल्यू है 1.0 मीटर, दिस इज ट्रू वैल्यू, और कई ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ए, एक ऑब्जर्वर ए है, उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू आती है एल ए इज 1.2 मीटर। देन वी हैव ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ बी, बी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू आती है 1.3 मीटर। देन यू हैव अनदर ऑब्जर्वर सी, सी जब मेजर करता है तो सी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू आती है 1.1 मीटर। मुझे बताओगे कौन सी मोस्ट एक्यूरेट है? ए बी और सी में से किसकी मेजरमेंट मोस्ट एक्यूरेट है? यस, मोस्ट एक्यूरेट कौन सी है? सी, क्योंकि ट्रू वैल्यू कितनी थी? 1 मीटर। ट्रू वैल्यू के सबसे क्लोज जो वैल्यू होगी दैट इज मोस्ट एक्यूरेट। So the closest value is this C, 1.1 meter. So you can say that C is most accurate. C is the most accurate value. C is most accurate. So accuracy है कि सिर्फ ये measure करती है कि true value और observed value में कितना कम difference है। जितना कम difference होगा वो उतनी ज्यादा accurate होगा। So आप लिख सकते हैं accuracy is the measure of closeness in measured value and true value. तो measured value और true value एक दूसरे के जितना ज्यादा क्लोज होगी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। एक्यूरेसी क्लियर है? Excuse me, sir. यस अर्पित। Sir, true value is actually considered the exact value. Yeah. Yeah, true value means the exact value, right? Okay. Exact value of measured value of length is the true value. Is it clear, Arpit, Ifat, Sachi?
Yes, sir. ओके, जस्ट नोट इट डाउन, फिर देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसिशन। Just let me know once you have written. We'll change the slide. Sir, please turn to the Correct. previous slide, sir. एक second. इसमें Yes, तो sir, मैं you सिर्फ ये can. बता रहा हूँ कि ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू अलग अलग चीजें होती हैं। यहाँ से आपको देखेगा कि कौन ज्यादा प्रिसाइज, सॉरी एक्यूरेट है। So, मैं स्लाइड चेंज कर दूं अब। Yes, sir. सांची, Yes, sir. नेक्स्ट देखो प्रिसिशन। प्रिसिशन का एक्यूरेसी से कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं होता प्रिसिशन और एक्यूरेसी में। देखो प्रिसिशन का मतलब क्या है, प्रिसिशन का ट्रू वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं, कोई मतलब नहीं है प्रिसिशन में कि ट्रू वैल्यू क्या है। प्रिसिशन आपको ये बताता है कि जो वैल्यूज आपने मेजर करी है ना, वो एक दूसरे से कितना पास में। सो प्रिसिशन मेजर्ड द क्लोजनेस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। मान लीजिए आप ए बी सी तीन ऑब्जर्वर्स हैं, तीन अलग अलग सेट ऑफ मेजरमेंट्स ले रहे हैं। ए 5 मेजरमेंट लेता है, बी भी 5 मेजरमेंट लेता है, सी भी 5 मेजरमेंट लेता है। तो ए की मेजरमेंट में कितना डिफरेंस है उससे आप प्रिसिशन कहोगे, बी की मेजरमेंट में कितना डिफरेंस है उससे आप प्रिसिशन कहोगे, सी की मेजरमेंट में डिफरेंस कितना होगा उससे आप प्रिसिशन कहेंगे। सो प्रिसिशन में आप देखो तीन ऑब्जर्वर्स हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। सब लेंथ मेजर कर रहे हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से। ए जब मेजर करता है तो ए की फर्स्ट मेजरमेंट है 1.0 मीटर लेट से, इसका आता है 1.1 मीटर, L3 आता है 1.2 मीटर। ये तीन रीडिंग्स हैं ए के लिए। ए ने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया और उससे तीन रीडिंग्स ले, और मैं इसको मीटर ना लिखकर सेंटीमीटर लिख देता हूं, तो नेक्स्ट सेक्शन भी यहीं से बन जाएगा। 1 सेंटीमीटर, 1.1 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर। मैंने ऑब्जर्वर बी लिया, बी भी तीन मेजरमेंट्स ले रहा है। L1 है इसका 1.00 सेंटीमीटर, L2 है 1.01 सेंटीमीटर और L3 है 1.02 सेंटीमीटर। ऐसे ही मैं C ले रहा हूं, L1 है 1.000 सेंटीमीटर, L2 है 1.001 सेंटीमीटर, L3 है 1.002 सेंटीमीटर। मुझे बताओ कि किस सेट ऑफ मेजरमेंट में डिफरेंस सबसे कम है? यस, को बताएगा मुझे किस ए बी और सी किस सेट ऑफ मेजरमेंट में डिफरेंस सबसे कम है? Sir, C. सी में ना। देखो यहां पर ए वाली मेजरमेंट में किसी भी दो मेजरमेंट में डिफरेंस देखोगे तो 0.1 सेंटीमीटर का है। इन दोनों मेजरमेंट में जब डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा? 0.01 सेंटीमीटर। यहां कहीं भी डिफरेंस देखोगे कितना आएगा? 0.001 सेंटीमीटर। सो यहां डिफरेंस सबसे कम है, मींस सी की मेजरमेंट्स एक दूसरे के सबसे ज्यादा क्लोज हैं। सो सी इज मोस्ट प्रिसाइज। ट्रू वैल्यू नहीं पता मुझे, ट्रू वैल्यू का प्रिसिशन से कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ मेजर करता है, इट मेजर
the closeness of measured values. So it's like arithmetic progression, हम उसकी calculate करें और फिर जो सबसे कम होगी वो नहीं नहीं, एपी नहीं है। जरूरी नहीं कि इसमें कोई सीरीज बन रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जैक्टली कोई सीरीज ना बन रही हो, बट यस यहाँ पर सीरीज है और उसका जो ए आ रहा है सबसे मिनिमम वैल्यू को आप कह रहे हो, बट जरूरी नहीं कि हमेशा एपी बने। क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। So C is most precise. C is most precise. Yes, सूरत क्लियर है ये? Yes, sir. तो सिर्फ ये मेजर करेगा मेजर्ड वैल्यूज एक दूसरे के कितना ज्यादा क्लोज है। जितना ज्यादा क्लोज होंगी उतना ज्यादा प्रिसिशन होगा। सो इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकली एक्यूरेसी और प्रिसिशन दोनों चीजें कैलकुलेट करनी। इसे भी लिख लो, फिर जरा लीस्ट काउंट स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लीस्ट काउंट? मैं इतना हो गया, बताइए। सिग्निफिकेंट Yes, फिगर sir. स्टार्ट। Yes, sir, written. ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट सुना है किसी ने? बताएगा मुझे लीस्ट काउंट क्या होता है? Sir, the smallest value in an instrument. कोई भी इंस्ट्रूमेंट से आप जो मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकते हो, दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपका जो वॉल क्लॉक होती है उसका लीस्ट काउंट को बताएगा मुझे? मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं वॉल क्लॉक से? अरे देखो, वॉल क्लॉक लगी होगी, अगर डिजिटल नहीं है तो एनालॉग है। कितना मिनिमम मेजर कर पा रहे हो वॉल क्लॉक से, या फिर अपनी रिस्ट वॉच से मिनिमम कितना टाइम पता चलता है? देखो, लीस्ट काउंट इज मिनिमम मेजरमेंट। लीस्ट काउंट तो तुम ही बताओगे मुझे, मैं तो एक आध एग्जांपल बताता हूँ। मिनिमम मेजरमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। अगर आपने एक इंस्ट्रूमेंट लिया, उस इंस्ट्रूमेंट से जो आप मिनिमम मेजरमेंट ले सकते हैं, दैट मिनिमम मेजरमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वुड बी द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। जैसे अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, अगर मैं आपको मीटर स्केल देता हूँ, मीटर स्केल होता है ना जो 10 सेंटीमीटर का आप स्केल यूज करते हो। वैसे तो मीटर स्केल का मतलब है एक स्केल जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, बट 1 मीटर का स्केल और 10 सेंटीमीटर का स्केल एक ही तरह से बिहेव करता है, तो लिखते मीटर स्केल है, बट एग्जाम्पल देते हैं 10 सेंटीमीटर वाले का। उस स्केल में मिनिमम आप कितना मेजर कर सकते हैं? 0 होगा, 0.1 1 सेंटीमीटर होगा, यस 0.1. यस। उसको फिर 10 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। हर डिवीजन कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। और आप क्या लिख सकते हैं? हर डिवीजन कितना होता है? 1 मिलीमीटर। तो अर्पित क्या लगता है ये स्केल मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? Sir, 1 millimeter. 1 मिलीमीटर। तो स्केल का जो लीस्ट काउंट हो जाएगा, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल, ये जो मैं लिख रहा हूं इसे याद रखना है, इसे मैं न्यूमेरिकल में यूज कर लूंगा। लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इज 1 mm। तो मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होगा, दैट लीस्ट काउंट इज 1 mm। नाउ आफ्टर मीटर स्केल अगर मैं आपको कुछ और दे रहा हूं, और इससे कम अगर आपको मेजर करना है, आप मान लीजिए कोई एक वायर है, उसका डायमीटर मेजर करना चाहते हैं एंड दैट डायमीटर इज लेस देन 1 mm, तो आप एक और डिवाइस यूज करेंगे जिससे वर्नियर कैलिपर कहते हैं। वर्नियर कैलिपर वैसे तो एक्सपेरिमेंट का टॉपिक है, बट मैं आपको पढ़ाऊंगा, इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक। वर्नियर कैलिपर नीट में आता है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.1 mm। 1 mm का मतलब क्या है? 0.1 सेंटीमीटर।
0.1 mm का मतलब है 0.01 सेंटीमीटर. दैट्स द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर. तो वर्नियर कैलिपर मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? 0.1 mm. वर्नियर कैलिपर कैसे यूज करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट दिखता कैसा है, दैट वी विल डिस्कस, बट फिलहाल जस्ट लीस्ट काउंट. एक और ले लिया हमने, स्क्रू गेज. स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट और कम होता है, 0.01 mm होता है. और इसे जब आप सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे, इट्स 0.001 सेंटीमीटर. ये स्क्रू गेज है. तो तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके, सर्किल, लीनियर, लीस्ट काउंट सबका अलग अलग है. अच्छा, मुझे बता सकते हो कि अगर मैं कुछ रीडिंग्स लिख दूं, कुछ रीडिंग्स लिख रहा हूं, जैसे मैंने यहां लिखी थी रीडिंग्स, ये और ये रीडिंग्स देखकर मुझे बता सकते हो कौन सी रीडिंग किस इंस्ट्रूमेंट की, अगर आपको लीस्ट काउंट पता है तो? ये लीस्ट काउंट लिखवा दिए मैंने, ये रीडिंग्स हैं, इन्हें देखकर बता सकते हो कौन सी रीडिंग किस इंस्ट्रूमेंट की है? इफत ट्राई करो. मुझे सिर्फ ये बता दो कौन सी A रीडिंग. is for meter scale, B is for vernier caliper, and C is for screw gauge. C is for screw gauge, right? देखो कैसे पता चल रहा है. Learning this meter scale can measure up to 1 decimal place, है ना? सेंटीमीटर्स में आप लोगे तो 1 decimal place तक मेजर करता है. Vernier caliper can measure up to 2 decimal place, while screw gauge can measure up to 3 decimal place. तो 1 decimal place तक कौन मेजर कर रहा है? मीटर स्केल. तो ये रीडिंग है मीटर स्केल. आप सिर्फ डेसिमल प्लेस देखकर डिसाइड कर सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा है. सेकेंड डेसिमल प्लेस तक मेजर कर रहा है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर. 3 डेसिमल प्लेस तक मेजर कर रहा है, इसे आप क्या कहोगे? इसे आप कहोगे दिस इज स्क्रू गेज. हाँ जी आयुष, आया आयुषी? ये क्लियर है? Yes, लीस्ट sir. काउंट. Yes, sir. अर्पित? Excuse me, sir. यस. Sir, what is screw gauge? Screw gauge is just like scale, एक इंस्ट्रूमेंट होता है which we use to measure very small length. Like अगर आपका hair है, आप उसका diameter measure करना चाहते हैं, you can use screw gauge. Screw gauge can measure very small lengths. और ये डिवाइस दिखती कैसे है, इसको कैसे यूज करते हैं, this we will do at the end of this chapter. This is a part of your syllabus. Experiment का part है, we'll do it. चलिए इसको भी लिख लीजिए. ये लिख लिया था आप लोगों ने? Yes, sir. ओके, इसे नोट कीजिए. सर एल किसके लिए स्टैंड करता है? L. This Oh. L. नहीं, I thought that it was one place. No, When no. कैलिपर में जो वो आपने बोला कि 2 places है, हम्म. लेकिन उसमें तो 1 place ही है. देखो सेंटीमीटर्स में 2 डेसिमल प्लेस. सेंटीमीटर्स में, हम सेंटीमीटर्स में ले रहे हैं 2 डेसिमल प्लेस. स्क्रू गेज देखो सेंटीमीटर्स में 3 डेसिमल प्लेस. ओके सर. mm में 1 डेसिमल प्लेस है, बट सेंटीमीटर्स में 2 डेसिमल प्लेस मेजर करेगा. नेक्स्ट देखिए, इसको रब कर दूं. यस सर. Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर. अब ये जो हम सिग्निफिकेंट फिगर यूज करते हैं, देखो सिग्निफिकेंट फिगर करता क्या है. ये डिजिट्स काउंट करने का एक मेथड है जो आपको सिर्फ ये बताएगा कि आपकी मेजरमेंट में कितना ज्यादा प्रिसिशन. जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आपकी मेजरमेंट में, प्रिसिशन उतना ही ज्यादा होगा. एक्यूरेसी नहीं, प्रिसिशन उतना ज्यादा मिले. सो नेक्स्ट टास्क होगा आपका टू काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन डिफरेंट मेजरमेंट्स. नाउ द सिग्निफिकेंट फिगर इज वेरी थ्योरेटिकल, तो मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर करूंगा, मैं आपको समझाता चला जाऊंगा, दैट विल सेव सम टाइम. सो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कुछ रूल्स हैं,
पहले हम रूल्स पढ़ेंगे, एट द एंड ऑफ द रूल्स फिर हम और डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, कहाँ यूज करते हैं। पहले आप रूल समझिए। रूल्स फॉर measuring counting significance. So मुझे स्लाइड शेयर हाँ भाई, सो देखो जरा, तो सिग्निफिकेंस को मेजर करने के लिए कुछ रूल्स हैं। पहला रूल कहता है आपका, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहां लिखा 423, कितने नॉन जीरो डिजिट्स आ रहे हैं? 3 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ऑल 3 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट हो। ये एग्जांपल देखो, 423.54 लिखा मैंने, इसमें कितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5, ऑल 5 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मैटर नहीं करता है कि डेसिमल है या नहीं, डेसिमल हो या ना हो, आपको सिर्फ काउंट करने नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे सब सिग्निफिकेंट हो। फर्स्ट रूल समझ में आया सबको? इसमें कुछ नहीं करना सिवाय काउंट करने के, सिर्फ आपको काउंट करने के सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने। रूल नंबर 1 क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ता हूं। यस सर। अच्छा क्लियर है, तो मुझे ये बताओ जरा, 496.132, अर्पित कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सर 6। 6। रूल नंबर 2, अगर जीरो आना शुरू हो जाए तो अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कहता है ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दैट मींस अगर आपको कोई एक नंबर दिया है, डेसिमल हो या ना हो, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरोस आएंगे आप सबको सिग्निफिकेंट लोगे। जैसे मैंने ये लिख दिया 14012, सो देखो 1 सिग्निफिकेंट है क्योंकि रूल नंबर 1 कहता है हर नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होगा। 4 भी सिग्निफिकेंट है, 2 भी सिग्निफिकेंट है, 1 भी सिग्निफिकेंट है। अब आपको सिर्फ ये सीखना है जीरो का क्या रूल है। दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आ गया तो सिग्निफिकेंट है। 4 और 1 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इनके बीच में जीरो आ रहा है तो जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, दिस हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस रूल पर इफेक्ट नहीं पड़ता कि डेसिमल है या नहीं, डेसिमल हो या डेसिमल ना हो, रूल सेम। यहां देखो, यहां डेसिमल है, काउंट करो, 1 सिग्निफिकेंट है नॉन जीरो, 4 सिग्निफिकेंट है, 2 3 6 सब सिग्निफिकेंट है। जीरो कहां आ रहा है? दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। सो पहला रूल कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल कहता है अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो उनके बीच में जो जीरोस आएंगे, दो जीरोस आर आल्सो सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 3, ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस मींस ये वाले जीरोस जो रिपीट करते हैं, बार बार जो जीरोस रिपीट करते हैं, अगर डेसिमल ना हो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। मींस अगर यहां आप काउंट करोगे ना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही होगा। आप यहां भी काउंट करोगे ना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही होगा। ये सिर्फ काउंट करता है कि आपके पास ट्रेलिंग जीरोस जितने भी होंगे उन्हें ये काउंट नहीं करेगा। सो ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। अगर यहां पर देखो कोई डेसिमल नहीं, ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं हो। बट अगर यहां मैं डेसिमल लगा दूं कहीं, मैं ऐसे लिख दूं, अब डेसिमल आ गया, अब ये ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होते चले जाएंगे। जैसे यहां देखिएगा 2.30 है, तो 2 भी सिग्निफिकेंट, 3 भी सिग्निफिकेंट, 0 ट्रेलिंग जीरो है, बाद में आ रहा है, डेसिमल है इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। यहां भी डेसिमल है इसीलिए ये चारों सिग्निफिकेंट है। सांची, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 2300 में? 2। वाई? दो जीरो सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है? सर क्योंकि वो दोनों डिजिट के बाद आ रहा है, 2 और 3 के बाद। डेसिमल नहीं है इसलिए। अगर डेसिमल नहीं है तो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, अगर डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट हो। जैसे यहां पर डेसिमल नहीं था ना, तो कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर इसी में मैं डेसिमल लगा देता 1.00000,
अब मुझे आयुषी बताएगी। आयुषी जरा काउंट करो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। सर 6। 6। अब डेसिमल है तो ऑल जीरोस आर सिग्निफिकेंट, डेसिमल नहीं होता तो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो ये सर कह रहा है लेकिन ये तो पूरा ऑपोजिट जा रहा है रूल के, जो अभी तक बताया था कि डेसिमल के बाद 0 करते तो वो काउंट नहीं करते। हाँ, लेकिन यहाँ पर जब आप एक्सपेरिमेंट्स में आते हो ना तो डेसिमल के बाद का जीरो आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताता है। जैसे अगर मैंने ऐसे लिखा 1.0 सेंटीमीटर, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है अभी? मीटर स्केल। मीटर स्केल। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 1.00, अब इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? वर्नियर कैलिपर है ना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट मेजर कर रहा है। 1.000 अगर मैंने लिख दिया, अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? स्क्रू गेज, डेसिमल के बाद 3 डिजिट मेजर कर रहा है। तो जब हम एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में आते हैं तो ये डेसिमल के बाद के जीरो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। ये आपको बताते हैं कि आपने इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया। यस साची, क्लियर है अब? यस सर। तो जो आपने एल्जेब्रा में या मैथ्स में आपने जो रूल्स पढ़े थे उनसे थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा यहाँ, क्योंकि वहां आप इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मेजर करते हो, या तो आप अपनी मेजरमेंट्स के थ्रू आप बताना चाह रहे हो कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा आप यूज कर रहे हैं। एनीवेज, इसको आज यही छोड़ दें। मैं आपके साथ ये स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, ये आपके पास अभी जैसे आपकी नेक्स्ट क्लास जब तक ओवर होगी आपके पास ये स्लाइड आ जाएगी। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल ट्राई टू फिनिश अप दिस सिग्निफिकेंट फिगर, और मे बी नेक्स्ट वीक से मैं कुछ लेक्चर्स बढ़ा दूं। अभी तो 2 लेक्चर्स हैं, कुछ लेक्चर्स मुझे बढ़ाने हैं। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर, नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। ओके अर्पित, थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके सूरज।